Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics बेटे, the lesson number 4 strategy of industrial growth. तो लेसन नंबर 3 में आपने केवल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, इस लेसन में आप केवल इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ोगे। लास्ट वीडियो में बेटे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, और क्यों स्टेट को यानी गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये दो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है बेटे द IPR 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR इसे कहते हैं द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ए डिक्लेरेशन, ठीक है, ए डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। ये IPR एक तरह से डिक्लेरेशन था कि इसमें जो लीडिंग रोल होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो केवल स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ही प्ले करेगी, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उन्हें हम साइड रख देंगे, ठीक है, उन्हें हम साइड कर देंगे, एक सेकेंडरी रोल देंगे। जो मेन रोल होगा ग्रोथ और इंडस्ट्रीज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो केवल और केवल गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्ले द लीडिंग रोल, गवर्नमेंट एक लीडिंग रोल प्ले करने जा रही है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन इज अ रोड मैप यानी कि गाइडलाइंस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान बेटे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की एक मेन गाइडलाइंस थी, एक रोड मैप था आपके लिए, बेसिकली एक प्लानिंग की स्ट्रेटजी थी जिस पर आपको काम करना था बेटे, ठीक है। तो अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में क्या किया गवर्नमेंट ने, देखिए, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रीज थी उसको बेटे 3-fold क्लासिफिकेशन यानी 3 भागों में वर्जित कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया इंडस्ट्रीज को। देखिए पहला भाग कौन सा था, दूसरा भाग कौन सा था और तीसरा भाग कौन सा था, देखिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आपको बताया कि दोज विच शुड बी एस्टेब्लिश एंड डेवलप एक्सक्लूसिव इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पहला भाग में वो इंडस्ट्रीज आती थी, दोज इंडस्ट्रीज विच एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्सक्लूसिवली इन पब्लिक सेक्टर। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है बेटे केवल पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्री इन्होंने विभाजित कर दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ है एनर्जी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बेटे वो इंडस्ट्रीज पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के हाथों में थे। डिफेंस सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो भारत का डिफेंस है बेटे, ठीक है, दूसरे देशों से जो हम डिफेंस करते हैं वो जो इंडस्ट्री है वो हमेशा गवर्नमेंट के अपने हाथ में रहेगी और अपने हाथ में हमेशा रखेगी। अमेरिका जैसा देश भी बेटे जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने हाथ में रखता है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर नहीं करता। कोई भी देश अपने डिफेंस के साथ बेटे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस इंडस्ट्री सौंप दी बेटे, तो प्राइवेट सेक्टर तो हो सकता है प्रॉफिट के लिए आपके जो सीक्रेट्स होते हैं उन्हें डिस्क्लोज कर दे दूसरे देश के सामने, और दूसरी कंट्री आपके डिफेंस को तोड़कर आपके देश के ऊपर कब्जा कर ले। तो इसीलिए जो डिफेंस इंडस्ट्री होते बेटे वो ध्यान रखिएगा हमेशा पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आते हैं, उसे कभी कोई देश प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं सौंपता। तो हम पढ़ रहे थे कि 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया गया बेटे। पहला पार्ट था उन इंडस्ट्री का जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व की गई। इसमें क्या था, आपकी एनर्जी थी, ठीक है, इसमें आपकी थी डिफेंस, ठीक है, इसमें आपका आ गया रेलवे बेटे। रेलवे पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के अंदर आता था उस समय, वो तो अब इस साल से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हम 1956 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर बेटे कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली थी रेलवे के अंदर, ठीक है। तो पहला पार्ट वो था जो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व था बेटे, जिसके अंदर आते हैं एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर। सेकंड था बेटे दोज इंडस्ट्रीज विच मेड from the mixture of public and private बेटे, ठीक है। तो सेकंड इंडस्ट्री वो थी जो पब्लिक और प्राइवेट को जोड़कर बनाई गई थी, जिसे हम मिक्स्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड एंटरप्राइज कहते हैं, जिसमें कुछ ओनरशिप गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ प्राइवेट भी होते हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज में भी जो मेन रोल प्ले करना था वो गवर्नमेंट को ही करना था। जो मोर देन 50% शेयर इसके अंदर होते थे बेटे गवर्नमेंट के होते थे, ठीक है, 50% से ज्यादा शेयर हमेशा गवर्नमेंट के
लगाए जाते थे और 50% से कम शेयर लगते थे प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि जो मोर ओनरशिप या मोर लीडरशिप होती थी वो गवर्नमेंट की होती, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती थी बेटे। न्यू एंटरप्राइज वर टू बी एस्टेब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर, कोई नया एंटरप्राइज अगर खुलेगा तो वो पहले वो पब्लिक सेक्टर के अंदर खुलेगा, बाद में उसके थोड़े बहुत शेयर जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेचे जाते हैं और उसे मिक्स्ड एंटरप्राइज बना दिया जाता है बेटे। द कैटेगरी इंक्लूड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए जो मिक्स्ड एंटरप्राइज होते थे जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती थी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते थे? फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, कंपोस्ट वगैरह आप बनाते हो, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह जो फसलों के लिए यूज होते हैं बेटे, वो हो गया आपका, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, और माइनिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग यानी खाने, ठीक है, खानों से तेल निकालना या खानों से हीरे निकालने बेटे, ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी मिक्स्ड एंटरप्राइज के अंडर आता था, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल प्ले होता था बेटे। थर्ड था ऑल इंडस्ट्री अदर देन 1 and 2 आर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर बेटे। तो पहले कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी को छोड़कर जो बाकी एंटरप्राइज बच गए वो सारे प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते थे बेटे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए वो खोल दिए गए। तो आपने देखा जो आईपीआर 1956 था उसके पहले पॉइंट में जो गवर्नमेंट थे उसने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया इंडस्ट्रीज का बेटे, ठीक है, और इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते समय इन्होंने देखा कि जो मेन रोल प्ले करेगी वो खुद गवर्नमेंट ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगी। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में पहले बेटे वो टाइप की इंडस्ट्री इन्होंने रखी जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई, पब्लिक सेक्टर ही उसमें बेटे पार्टिसिपेट कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था। ये कौन सी इंडस्ट्री थी? एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। सेकंड थी वो इंडस्ट्री बेटे विच कुड बी मेड अंडर द बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी, जिसे हम मिक्स्ड एंटरप्राइज भी कहते हैं बेटे, ठीक है, मिक्स्ड एंटरप्राइज भी कहते हैं। न्यू एंटरप्राइज जो होता था पहले वो पब्लिक सेक्टर के अंडर बनता था, बाद में उसके शेयर बेचे जाते थे। इसके अंडर कौन सी इंडस्ट्रीज थे बेटे? फर्टिलाइजर और माइनिंग इंडस्ट्री। और थर्ड बेटे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को छोड़कर जो बच गई वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर छोड़ दी जाती थी, ठीक है। जो आईपीआर 1956 था ये क्लियरली डिफाइन कर रहा था कि गवर्नमेंट विल बी द स्पीयर हेड, ये गवर्नमेंट विल बी द स्पॉन्सर फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और औद्योगिकरण के लिए गवर्नमेंट ही मेन रोल प्ले करेगी, ये साफ साफ इस आईपीआर ने आपको बता दिया था। सेकंड पॉइंट देखिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेटे, जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते थे उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था बेटे, और आपको तो पता है लाइसेंस लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं बेटे, कितनी ब्राइब्स, कितनी रिश्वतें वगैरह पे करनी पड़ती है, ठीक है, कितने लोगों को बेटे रिश्वतें देनी पड़ती है। तो काफी खराब माहौल उत्पन्न हो गया था क्योंकि लाइसेंसिंग के जरिए बेटे बहुत ज्यादा करप्शन पैदा हो गया था भारत के अंदर। तो सेकंड में इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कंपलसरी कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो भी खुलेगा वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के जरिए ही खुलेगा बेटे। बेसिक आइडिया क्या था इसके अंदर कि भाई हमें रीजनल इक्वालिटी लानी है, ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक आइडिया था वो था रीजनल इक्वालिटी लेकर आना, रीजनल इक्वालिटी यानी क्षेत्रीय समानता लेकर आना बेटे, क्षेत्रीय समानता, रीजनल यानी क्षेत्र, ठीक है, और इक्वालिटी यानी समानता बेटे। तो इन्होंने कहा भाई आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन अगर आप देश के बहुत ज्यादा बैकवर्ड हिस्सों में अगर इंडस्ट्रीज लगाते हो बेटे, जैसे उस टाइम पे मान लीजिए गुड़गांव था आपका, गुड़गांव, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है गांव, इट्स ओनली अ विलेज, गांव था बेटे ये। तो अगर आप इस जगह पर इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको बेटे बहुत सारे कंसेशन दिए जाएंगे, आपको छूट दी जाएगी, ठीक है, और आपको जो लेंदी प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसमें छूट दी जाएगी बेटे। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन्होंने की भाई कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने में इन्हें ज्यादा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता था, बस आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, भाई हम बैकवर्ड एरिया में, गांव, हिली एरिया में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बाकी सारे काम गवर्नमेंट कर देती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का बेटे मेन उद्देश्य था रीजनल इक्वालिटी क्रिएट करना कि भाई अच्छे बड़ी सिटीज में तो हर कोई बिजनेस लगा लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, यहाँ तो हर कोई बिजनेस लगा लेते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया होते हैं बेटे वहां बिजनेस सेटअप नहीं होते, वो एरिया पिछड़े रहते हैं और ज्यादा पिछड़ जाते हैं बेटे। तो उस क्षेत्रीय एकता को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को बेटे कंपल्सरी कर दिया ताकि आपकी रीजनल इक्वालिटी आए, ठीक है बेटे। तो इंडस्ट्री को एनकरेज किया गया ताकि आपकी रीजनल इक्वालिटी आए बेटे। लाइसेंस वाज नीडेड, ठीक है, केवल नई इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए था, अगर आपको अपनी पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, उसका विस्तार करना है, उसका फैलाव करना है, तो भी बेटे आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। सो
इसलिए किया गया ये ताकि रेगुलेशन ऑफ रिसोर्स हो सके और उनका अच्छे से यूज हो सके बेटे, और द फोकस टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट। और बेटे इसका जो मेन उद्देश्य था वो सोशल वेलफेयर था, क्योंकि जब बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगनी शुरू होंगी बेटे, तो जो विलेज के लोग होते हैं, ठीक है, जो सारे के सारे एग्रीकल्चर में लगे होते हैं और एग्रीकल्चर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनते हैं बेटे, वो लोग इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा बेटे, काम मिलेगा, इनकम डेवलप होगी, इनकम होगी, डिमांड क्रिएट होगी, सोशल वेलफेयर होगा लोगों का, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो राइज हो जाएगा बेटे लोगों का। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी किया गया भाई, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रीजनल बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाए और क्षेत्र एकता आए बेटे। नई इंडस्ट्री नहीं, पुरानी इंडस्ट्री को फैलाव करने के लिए भी हमने लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, और इसके पीछे जो हमारा साफ साफ उद्देश्य था बेटे वो था सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड देखिए इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन मतलब होता है छूट देना बेटे, ठीक है, औद्योगिक छूट, औद्योगिक छूट बेटे। तो आपको अलग अलग तरह के कंसेशन दिए गए। अगर आप बैकवर्ड इंडस्ट्रीज बेटे, बैकवर्ड एरियाज में, पिछड़े एरियाज में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो, हिली एरिया, विलेजेस एरिया में अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको विभिन्न विभिन्न कंसेशन, विभिन्न छूट दी गई। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो बहुत तरह की औद्योगिक या व्यापारिक छूट उन्हें दी गई बेटे फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स। अगर आप पिछड़े क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत तरह की छूट दी गई, जैसे टैक्स हॉलीडेज बेटे, टैक्स को पेमेंट करने से आपको छूट दी गई कि भाई गवर्नमेंट ने जो 30% टैक्स लगाया हुआ है भाई वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप विदाउट टैक्स एंजॉय कीजिए, टैक्स बेनिफिट लेते रहिए बेटे। और सब्सिडाइज पावर सप्लाई, जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी आपको देते बेटे वो सब्सिडीज लगाकर उस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही थी। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशन से भी बेटे रीजनल इक्वालिटी जनरेट होती है। इसके भी इसलिए इंडस्ट्रियल कंसेशन भी इसीलिए दिया गया ताकि रीजनल इक्वालिटी जनरेट हो, ताकि लोग पिछड़े एरियाज में बिजनेस लगाए, उन्हें लाइसेंसिंग की कोई आवश्यकता ना पड़े, उन्हें बेटे टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, साथ ही साथ उन्हें जो पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी सब्सिडाइज बहुत कम रेट पर मिल जाए, ठीक है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बेटा। इसका साफ साफ उद्देश्य था भाई कि गवर्नमेंट विल प्ले अ मेन रोल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में औद्योगिकरण के लिए गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करेगी, प्राइवेट सेक्टर को हम साइड कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम सेकेंडरी रोल प्रोवाइड करा कर देंगे, ठीक है बेटे, ओके। स्टूडेंट्स देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटे, ठीक है। दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेटे आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में काफी महत्व आना बेटे, क्योंकि होता क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते बेटे वो विलेज एरियाज में पुटअप की जाती हैं, ठीक है। वहाँ की जो एग्रीकल्चर लेबर होते बेटे उन्हें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है और बहुत कम कैपिटल से बेटे ये शुरू की जाती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं बेटे, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए प्रेजेंटली मैंने दो डेफिनेशन यहाँ बनाई हुई है, एक प्रेजेंटली और एक 1951 में क्या होता था बेटे। तो 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया, इंडस्ट्री विच कैन बी स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख बेटे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री विच कैन बी स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटे। तो जो 5 लाख रुपए लगाकर इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती बेटे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती थी इन 1951 में। लेकिन अगर आप प्रेजेंटली कहोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है आज के समय में, तो आज के समय में बेटे वो कैपिटल 5 करोड़ हो चुकी है, 5 लाख से 5 करोड़ हो चुकी है। तो अगर आज के समय आपको बताना है व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आप कहोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री व्हिच कैन बी स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, विद द कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ बेटे। तो आज के समय जिस इंडस्ट्रीज को हम 5 करोड़ रुपए लगाकर स्टार्ट करते बेटे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दो डेफिनेशन आ चुके हैं बेटे, 1951 में 5 लाख रुपए स्टार्ट करके लगाई जाती थी और आज के समय 5 करोड़ लगा के की जाती थी। अब देखिए उद्देश्य क्या होते हैं बेटे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बेटे जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सोशल जस्टिस। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम बैकवर्ड एरियाज में, विलेज एरियाज में पुटअप करते बेटे, और विलेज एरियाज में जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व होते बेटे वो लेबर यहाँ आकर काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है। साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी आता है, क्योंकि बेटे इससे जो रिच और पुअर का जो गैप होता है बेटे वो कम होता है। पुअर लोग भी इन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकते हैं बेटे कैपिटल को अरेंज करके, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस फ्रेंडली होते बेटे। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियां होते बेटे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलपमेंट करती है।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटे वहां पुटअप की जाती है जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है बेटे, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बहुत अच्छी होती है। तो लार्ज स्केल को इंडस्ट्रीज को पुटअप करने का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पुटअप करने का उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस होता है। अब देखिए व्हाट आर द फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फीचर देखिए बेटे, काफी आसान फीचर है, अपने नाम से ही अपने फीचर स्पष्ट कर देते बेटे। पहला फीचर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, देयरफॉर इट इज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बेटे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कार्य होता है, जो वर्क होता है बेटे, वो थ्रू लेबर होता है, जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहां काम कैसे होता है बेटे, मशीनों से काम होता है, यानी वो कैपिटल इंटेंसिव होती है बेटे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटे लेबर इंटेंसिव होती है। और भारत की जनसंख्या कितनी हाई है ये देखिए आप, पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन इंडिया बेटे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरह से बहुत अच्छा काम करती है भाई, ये लेबर फ्रेंडली होने के साथ साथ, ठीक है, लेबर को काम प्रोवाइड करा कर देती है बेटे, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, लोगों को काम मिलता है, इनकम जनरेट होते बेटे। हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर्स ने इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेटे इतना महत्व दिया है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को वर्क प्रोवाइड कराकर देती है। तो यही आपको बताया गया भाई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती है, और भारत की इतनी लार्ज पॉपुलेशन हो गई है, तो इस वजह से भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर ने इतना महत्व दिया है, ताकि वो जो विलेज में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर दे सके बेटे। सेकंड देखिए FSI इज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटे में लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम इजीली इसे किसी भी जगह पर स्थापित कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज इक्वालिटी ओरिएंटेड बेटे। लास्ट आप सोच के देखिए, अगर मुझे लार्ज स्केल इंडस्ट्री पुट करनी है, भिलाई स्टील प्लांट, रूरकेला स्टील प्लांट बेटे, टाटा स्टील प्लांट, ठीक है, ये सारे कहां पुटअप किए जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाले बेटे, वहां पुटअप किए जाते हैं जहां पर इजीली आपको रॉ मटेरियल जा सके, जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा हो, ठीक है, जहां पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो बेटे, इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा हो। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बेटे। ऐसा नहीं कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कहीं भी पुटअप कर दें, नो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी सिटीज में पुटअप की जाएगी, वो भी वहां पर जहां रॉ मटेरियल के लिए अच्छे साधन अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन अवेलेबल हो बेटे, एनर्जी के अच्छे साधन अवेलेबल हो। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है बेटे, इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कहीं भी पुटअप की जा सकती है। कहने का मतलब है जो देश के बहुत मोस्ट बैकवर्ड रीजन है, पिछड़े एरियाज या पिछड़े इलाके बेटे, वहां भी इजीली पुटअप की जा सकते हैं। इसीलिए इक्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं बेटे, इक्वालिटी लेकर आती है, लोगों के बीच समानता लेकर आती है, क्षेत्रीय एकता लेकर आते बेटे, ठीक है, क्षेत्रीय एकता लेकर आती है, क्षेत्रीय विकास करती है बेटे, क्षेत्रीय समानता लेकर आती है। जो बैकवर्ड रीजन है वो कंपीट करवाते हैं फॉरवर्ड रीजन से। तो याद रखिएगा यहाँ इक्वालिटी को हमने बेटे रीजन से कनेक्ट किया है, क्षेत्रों से, पर्सन से नहीं, क्षेत्रों से बेटे, क्योंकि ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है, इसका मतलब जो बैकवर्ड रीजन होते हैं उन्हें फॉरवर्ड आने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। तो रीजनल इक्वालिटी लेकर आती है बेटे, ठीक है, बुक में लेकर ये जो लिखा हुआ है ना, देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड, वहां लिख लीजिए रीजनल इक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए FSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। यहाँ इक्वालिटी था, यहाँ इक्विटी है बेटे, यहाँ इक्वालिटी रीजन्स के बीच थी और यहाँ इक्विटी पर्संस के बीच आएगी, लोगों के बीच आएगी बेटे। तो इन्होंने कहा कि जो FSI होती है उन्हें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, दे नीड वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बेटे। कम रुपया लगाकर, कम पूंजी लगाकर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बेटे। गरीब लोग भी होते हैं जो इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं होते बेटे, उन्हें भी मौका मिलता है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं भाई, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके, कैपिटल को जोड़कर या इकट्ठा करके बेटे, ठीक है। इससे होता क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, जो धन होता है वो एक पर्सन के हाथ में ना जाकर बेटे बट जाता है, यानी इक्विटी आती, इक्विटी समानता आती बेटे, रिच और रिच ना होकर और पुअर और पुअर ना होकर बेटे, इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो कम होता है, यानी इक्विटी जनरेट होती है, क्योंकि इन्हें गरीब लोग भी, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं रुपया अरेंज करके, रुपया कंट्रीब्यूट करके। तो इसीलिए आपको बताया गया है भाई कि इट नीड्स स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द रिच पीपल। रिच पीपल के हाथ में वो
वेल्थ या धन नहीं जाएगा, गरीबों को भी चांस मिलेगा बेटे कि वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित कर सके। तो इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटे इक्विटी भी एम्प्लॉयड होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य मिलता है, और पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है बेटे वो भी काफ़ी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई लगती है बेटे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी कम लगती है और लोगों के बीच इक्विटी आती है, समानता आती है, अमीर और अमीर ना होकर गरीब और गरीब ना होकर उनके बीच जो गैप है वो कम हो जाता है बेटे, ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के कारण। तो ये थे आपके बेटे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फीचर कि भाई ये लेबर इंटेंसिव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। यहाँ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैकवर्ड रीजन में हम पुट अप कर सकते हैं, बैकवर्ड रीजन में पुट करने से बेटे जो फॉरवर्ड रीजन और बैकवर्ड रीजन है उसका गैप कम होता है, और इसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करके इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसमें रिडक्शन आता है और इक्विटी जनरेट होती है। थैंक यू वेरी मच बेटे।